नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले दिनों एक घटना हुई थी। अचानक कीर्ति आजाद का एक बयान आता है कि इंडी अलायंस को चलाने में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग ने असफल रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठ कर के ही इसका नेतृत्व करने को तैयार हैं। इसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया, अभिषेक बनर्जी का भी आया, फिर ममता बनर्जी का भी आ गया। फिर हमने देखा कि रामगोपाल यादव का बयान आ गया, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी बयान दे दिए और ये कहा कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस का नेतृत्व संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। अभी दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली का चुनाव छोड़ छाड़ करके राहुल गांधी ने पटना का अपना एक कार्यक्रम बनवाया और वो पटना पहुंच गए। जिस दिन ये लैंड किए उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल का मौर्या होटल में जो इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसकी बैठक चल रही थी। जो मुझे पता चला है, राहुल गांधी का कार्यक्रम तो कुछ और था। एयरपोर्ट पर उतर करके उनको दो डेस्टिनेशन पर जाना था, लेकिन वो वहां से पहुंच गए सीधे मौर्या होटल और वहां बंद कमरे में तेजस्वी यादव से उन्होंने कुछ डिस्कशंस किए हैं। ये क्या डिस्कशन हुए हैं, क्या डिस्कशन हुए होंगे? और राहुल गांधी जो मूल कार्यक्रम लगवा करके पटना गए थे, उनको छोड़ करके सीधे पहले तेजस्वी यादव के पास क्यों पहुंच गए और बाद में लालू यादव से भी मिले वो? तो पटना ही चले चलते हैं सीधे। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मुझे उनका लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं, आप परिचित हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो साहब ये बताइए कि ये राहुल गांधी पटना गए क्यों और एयरपोर्ट से ये अपने डेस्टिनेशन पर जाने के बजाय सीधे मौर्या होटल जाकर के वहां तेजस्वी यादव के साथ गुफ्तगू में क्यों उलझ गए, एक कमरे में बंद होकर के? ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी? इमरजेंसी नहीं सर, आपातकाल की स्थिति है। इमरजेंसी कहना छोटा शब्द होगा। हिंदी में तो उसको आपातकाल कहेंगे तो थोड़ा लंबा लगता है। अब बात ये है ओमकार सर कि ये इनको जाना था बीपीएससी के आंदोलन में बैठे हुए छात्रों के हित में बात करने के लिए। वहां पर कुछ जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर 1 मिनट के लिए वो गए। चूंकि प्रिपेयर नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि आंदोलन किस चीज के लिए हो रहा है, तो ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीपीएससी के आंदोलन में बिहार के 3 बड़े राजनीतिक दल शामिल नहीं है उनके समर्थन में, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। अब वो क्या कारण है क्या नहीं है, वो तो हम एक पूरा का पूरा एक अलग एपिसोड हो जाएगा उस पर, तो उस पर मैं उस चर्चा पर नहीं जाऊंगा। इस समय स्टूडेंट्स का जो भी प्रोटेस्ट है, उन्होंने कई बार कह दिया कि हमें राजनीतिक दलों को नहीं आने देना, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एक बाहरी राजनीतिक दल है, क्योंकि उसमें से चौथे दल के रूप में वो उभर रहे हैं, तो यानी इसमें कांग्रेस तो कम से कम फ्रेम में नहीं है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडी अलायंस तो सिर्फ लोकसभा के लिए ही था, तो उसके 2 दिन पहले कुछ हुआ था सर। कांग्रेस के कुछ बिहार यूनिट के नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 70 सीट क्या, इस बार कांग्रेस 100 सीट लड़ने की प्लानिंग कर रही है और इस बार जब हम सरकार बनाएंगे तो 2 डिप्टी सीएम रखेंगे। दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि पिछला वाला जो इस 70 सीट लड़े थे उसमें से 19 जीते थे। बहरहाल वहां नहीं जाते, मुद्दे पर एक और आते हैं। राहुल गांधी बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये गए, मिले, बातचीत हुई। इसके बाद इन्होंने जो बम फोड़ा है उससे राजद एकदम से असहज हो गई है। उन्होंने कमाल का बयान दिया, कहा कि ये जो कास्ट सेंसस हुआ है ये फर्जी हुआ। उनको किसी कांग्रेसी ने याद नहीं दिलाया होगा, मैं याद दिला देता हूं। जब ये कास्ट सेंसस बिहार में हो रहा था ओमकार चौधरी सर, तो उस समय राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी उस अलायंस का हिस्सा थी और आरजेडी भी उसका हिस्सा थी। इनफैक्ट तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे
और आधे से अधिक मंत्रालय पर आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा था। अब इस आदमी ने ये जो बम फोड़ा है तो कांग्रेसी तो असहज हैं, ठीक है, बिहार यूनिट के, लेकिन सबसे अधिक असहज राजद वाले हैं। क्योंकि कम से कम राजनीतिक रूप से अलग-अलग मंचों पर 20-30 बार तेजस्वी यादव ने कास्ट सेंसस करवाए जाने का क्रेडिट स्वयं को दिया और ये फैक्ट है। क्योंकि राजद ही उस लाइन पर जाती है हिंदुओं को डिवाइड करने वाली, तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि वो राजद से बड़ी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं हिंदू के लिए, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन इस बयान के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने कहा कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में राजद के कई प्रवक्ता आज गायब रहे, उनको हमारे एटीएस न्यूज के भी लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई आकर के बाइट दे और बताए कि हाँ उन्होंने फर्जी सर्वे करवाया था, क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा रोल तो वास्तव में आरजेडी का था। तो क्या उन्होंने जानबूझ के फर्जी सर्वे कराया? क्या मुसलमानों की, यादवों की जनसंख्या हद से ज्यादा उन्होंने जानबूझ के बताई? क्या जानबूझ के ऐसे कास्ट की जनसंख्या कम की जिसकी अधिक हो सकती थी? अभी तो कई प्रश्न उठ जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस यूनिट जो कि बिहार का है और राजद को भी देना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकते। बहरहाल बीजेपी और जदयू अलग हमलावर है। बोला बिना कोई साक्ष्य के ये कैसे कह सकते हैं? जदयू अपना तो स्कोर करेगी करेगी, यही तो टाइम है उनके लिए। ऐसे में राहुल गांधी ने राजद के साथ जितनी भी बातें की होगी सीट शेयरिंग को लेकर के, उसके ऊपर वो मिट्टी डाल के आए हैं। तो इसके पीछे कौन है सर, जो वास्तव में नहीं चाहता कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस साथ में लड़े? इसका उत्तर है सर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उन्हें लगने लगा है कि वो अगर कांग्रेस के सपोर्ट से, और ये वास्तविकता है, कांग्रेस का नाम और चेहरा उनके साथ रहे तो सीमांचल में वो यादव मुस्लिम का नया फ्रंट तो खोल ही लेंगे और बड़ा चेहरा बन ही जाएंगे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पांव पर खड़े हो और मैं वो पांव बनूं कांग्रेस के लिए जो बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करे। इसीलिए वो हमेशा बीपीएससी के आंदोलन में स्टूडेंट्स के साथ लगे रहे, भले इंटायर कांग्रेस नहीं लगी रही। ऐसे में कांग्रेस, ये बिहार कांग्रेस पप्पू यादव को बहुत अधिक सीरियसली नहीं लेती। क्यों? उसका एक और कारण है। पप्पू यादव मूलतः प्रियंका गांधी टीम की तरफ के हैं और ये सारा खेल जो है बिहार कांग्रेस के अंदर सबके सामने हो रहा है और कल राहुल गांधी ने उसका तमाशा सबके सामने दिखाया। जी। लेकिन पप्पू यादव को गलतफहमी क्यों है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर देगी, नेता मान लेगी और जो उनकी अपनी लीडरशिप है उसको उसकी अनदेखी कर देगी? पप्पू यादव को याद नहीं रहा क्या कि आखिरी टाइम पर इनका टिकट काट दिया गया था? ये हो जाता है क्योंकि उनको ये तो याद था कि आखिरी समय पर टिकट काटा गया है। लेकिन अब वो बताना चाहते हैं कि बिना कांग्रेस के, बिना राजद के सपोर्ट के वो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं। यानी सीमांचल का वोट पप्पू यादव के साथ में है। किंतु लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग चीज हैं। जब भी विधानसभा में ये आएगी बात कि यादवों का नेता कौन होगा, यादवों की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, तब क्या यादव वोट वैसे ही विभाजित होंगे जैसे लोकसभा चुनाव में हुए थे? कई जगहों पर होंगे क्योंकि वो लोकल लीडरशिप में भी अलग अलग यादव नेता तो हैं ही, तो वो होंगे। लेकिन जिस हद तक लोकसभा में हुए थे संभवतः ना होंगे। दूसरी बात, मुस्लिम वोटर जो है विधानसभा चुनाव में उसको वोट करता है जो बीजेपी को हरा सके। और प्रशांत किशोर के राइज ने और जिस प्रकार से मुस्लिम वोट के अंदर उन्होंने डेंट मारा है, ये तो हमने देख ही लिया है कि बाई इलेक्शन में जब जनता सत्ता के फेवर में वोट करती है फिर भी एक बड़ा चंक अपोजिशन का प्रशांत किशोर को गया है। और जब से वो बीपीएससी मुद्दे पर हावी हो रहे हैं, एक तबका है जो बहुत तेजी से प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में ये नेता बनने की जो ख्वाहिश है, ये कांग्रेस को कहीं शून्य पे लेके ना पहुंचे। शून्य में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी अलायंस के बावजूद ये 70 में से 19 जीते थे। ऐसी
कुछ सीटों को हटा दे जहां पर एक लोकल कैंडिडेट के वजह से कांग्रेस अपना वो सीट जीत जाएगी, उसको अगर हटा दे हम, तो कांग्रेस का बिहार के अंदर वजूद वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश में। अभिषेक जी ये बताइए, पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 19 सीटें जीत पाई थी। और कौन नहीं जानता है कि अगर ये आरजेडी के साथ मिलकर ना लड़े होते तो ये 19 भी नहीं आती। हाँ, तब 5 जैसे 6 उत्तर आती। जैसे उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें आ जाती हैं आजकल, ऐसे ही बिहार में 2-3-4-5 सीट आ जाती है, इससे ज्यादा तो नहीं आती। और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडी अलायंस जो है वो केवल लोकसभा तक था, उनके इस बयान में बहुत कुछ छिपा है। और बिल्कुल। उसको भांप गए राहुल गांधी कि भाई ये तो आगे के लिए हमारा बिल्कुल रास्ता बंद कर रहे हैं। और आरजेडी हो सकता है वामपंथियों और कुछ छोटे दलों के साथ और चिराग पासवान के चाचा के साथ मिलकर के लड़े और हमें दूध से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दे। तो इसलिए जो कमरे में बातचीत हुई है उसको लेकर के भी हुई है कि हम कम सीट पे ही लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा मुद्दा सिर उठा करके सामने आया था, ममता बनर्जी को आगे करना और कांग्रेस को उठा करके फेंक देना इंडिया अलायंस में, उस पर भी कोई बातचीत हुई होगी राहुल गांधी की तेजस्वी से और लालू से। बातचीत तो सर इसी मुद्दे पे हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ रियल पिक्चर दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब पशुपति पारस पासवान से मिले हैं लालू जी, राजद सुप्रीमो, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो अलायंस का सबसे प्रमुख घटक दल है महागठबंधन का, वो कांग्रेस नहीं है सर। वो लेफ्ट के साथ एक और खिलाड़ी आ गया है 2024 के चुनाव से, मुकेश सहनी, मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह स्वयं को कहते हैं। और सहनी वोट ठीक ठाक बिहार के अंदर है। अच्छा, उनके साथ तेजस्वी यादव की डील ही यही है कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो डिप्टी सीएम बनाएंगे, और इसी डील के आधार पर वो चल रहे हैं। पैसा है मुकेश सहनी के बाद, अथाह पैसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी राजद के कैंडिडेट्स को और राजद के लिए भी वो ठीक ठाक फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए तो निसंदेह कर सकते हैं। ऐसे में जब दो नए खिलाड़ी जुटेंगे तो कांग्रेस जो पहले 70 पे लड़ी थी, जो हम थोड़ा स्ट्राइक रेट देखें अभी हाल में संपन्न हुए चुनाव के अंदर, राजद झारखंड में सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से जीती थी और सबसे खराब स्ट्राइक रेट लेस देन 50% कांग्रेस का था। महाराष्ट्र चुनाव में मिजरेबली खराब था। 101 जहां पर हरियाणा और हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट हुआ, वहां तो एकदम साफ ही होंगे एक तरह से, 11% वोट शेयर गेन करने के बाद भी। अब मूल प्रश्न ये है कि अगर दो नए लोग आए हैं और लेफ्ट का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा रहा है, तो क्या लेफ्ट इस बार इतनी ही सीटें डिमांड करेगा जितनी पिछली बार मिल गई थी इजिली? नहीं, लेफ्ट इंक्रीमेंट की मांग करेगा, क्योंकि लेफ्ट का संगठन है, लेफ्ट के पास कैडर वोट है, कांग्रेस के पास कोई कैडर वोट नहीं। तो क्या कांग्रेस 30-35 सीटों पर मानेगी? देखिए, मुझे जो इस समय दिख रहा है, ये वार्ता चले, लेकिन मैं जहां तक तेजस्वी यादव को रीड कर पा रहा हूं और आरजेडी के कई संपर्क सूत्रों से जो मुझे जानकारी प्राप्त है, इस बार कांग्रेस के साथ समझौता 30-35 सीट पर मान जाए तो ठीक है, वरना नहीं होगा। वो फिर अ, चलेंगे मुकेश सहनी, लेफ्ट और पारस के साथ, और ये एक गठबंधन होगा जो सीरियस चैलेंज देगा। सीरियस चैलेंज इसलिए देगा क्योंकि जो लोकसभा में सहनी वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, वो विधानसभा में वैसे नहीं होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, बीपीएससी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन इस गठबंधन के आगे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से युवाओं के अंदर तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है, यूथ के अंदर जितनी तेजी से वो जा रहा है, मुझे लग रहा है कि सीमांचल कहीं इनके लिए जो है ना डेथ वैली साबित ना हो। वाटरलू का युद्ध लोग जानते होंगे, तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वाटरलू कहीं साबित ना हो जाए राजद के लिए और महागठबंधन के लिए प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर वैसे तो चूंकि बिहार में पदयात्रा कर चुके हैं और उसी समय
अपने संगठन के साथी भी उन्होंने ढूंढ लिए हैं और उनकी पदयात्रा वैसी तो बिल्कुल नहीं थी जैसी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और मणिपुर से लेकर के और मुंबई तक की राहुल गांधी ने की है। एसी कंटेनर, तमाम सुख सुविधाएं, बीच बीच में नाच गाना, कुछ बॉलीवुड ठुमके, वो सब तो कम से कम उन्होंने नहीं किया है। पदयात्रा की जब हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर की पदयात्रा भी हमें याद आती है। उन्होंने भारत यात्रा की थी। रात को कहीं भी कोई खटोला मिल जाता था, उसी में लेट करके सो जाते थे। राहुल गांधी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा और प्रशांत किशोर की बिहार की सघन यात्रा, दोनों को किस तरीके से आप विजुअलाइज करते हैं और इनका विश्लेषण करेंगे? देखिए सर, कंपैरिजन नहीं है। एक बाई इलेक्शन के दौरान सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़के बिहार जैसे जिद्दी स्टेट में जहां पर कास्ट लाइन पर ही वोट होती है 10% वोट शेयर लेना इज नॉट जोक। बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी आज भी तमिलनाडु में ये लोकसभा चुनाव में जाकर के 10% वोट शेयर क्रॉस की है। आम आदमी पार्टी इतना पहले आई हुई है लेकिन यूपी में 3 बार चुनाव लड़के भी 5% वोट शेयर लेके नहीं आ पाई है। इनफैक्ट 1% क्रॉस नहीं हुआ। हरियाणा में आम आदमी, हरियाणा तो छोटा स्टेट था, वहां भी 1%, 1.5% वोट मिल पाया आम आदमी पार्टी को। मतलब प्रशांत किशोर अगर अभी चुनाव में 8 महीना है, अब तो आंदोलन के साथ और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अभी 10% गेन कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ये 22-23% तक पहुंचे, जो मुझे दिख रहा है कि पहुंचेंगे। उसका कारण है एक सॉलिड एम फैक्टर का वोट उनकी तरफ शिफ्ट होना, सवर्ण समाज का वोट होना शिफ्ट, और स्टूडेंट और यूथ का वोट शिफ्ट होना। तो मुझे लग रहा है कि 22-23% अगर ले गए तो बिहार का चुनाव न केवल रोचक हो जाएगा बल्कि नेवर नो वो किंग मेकर साबित हो। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। देखिए, ये यात्रा केजरीवाल की तरह भी नहीं है। वो झलक जरूर मिलती है क्योंकि वादे कुछ ऐसे हैं कि सबको 10,000 की नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे। बहुत ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हो सकते। मैं एक रियल फैक्ट ग्राउंड पर बात कर रहा हूं। किंतु फिर भी बिहार में अगर कुछ अभी सेल हो सकता है तो वो होप ही सेल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति जो नाराजगी है वो वोटर कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा। अब समझिए कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो राजद की तरफ नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि राजद का वो मूलतः विरोधी है। तो उसको एक बेटर ऑप्शन चाहिए। बेटर ऑप्शन वो प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं जी। लेकिन प्रशांत किशोर का एक और चेहरा सामने आया पिछले दिनों। एक युवा महिला रिपोर्टर उनसे उनके कंटेनर के बारे में, उनकी वैन के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी। कह रही थी कि क्या आप मुझे वैन की सैर करा सकते हैं, अंदर से दिखा सकते हैं। और प्रशांत किशोर का चेहरा तमतमा गया। गुस्से में वो अंट शंट उनसे बात करते हुए, हु आर यू, और ये आप लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें करते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं। 1 मिनट में मतलब टेम्पर लूज कर गए और अंट शंट कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप में वो गांभीर्यता नहीं है जो एक लीडर में होनी चाहिए, और बहुत जल्दी ही ये एक्सपोज हो जा रहे हैं इन हरकतों से, इस तरह की बातों से। नहीं, आई बिलीव कि दैट रिपोर्टर वाज ट्राइंग टू बी सो मच क्लेवर। देखिए, इस बिहार में वैनिटी वैन का मुद्दा बनाना ही अपने आप में अपराध है। लालू प्रसाद यादव के बेटे 9वीं पास जब हेलीकॉप्टर में बैठते हुए मछली खा रहे थे तब वो महिला पत्रकार थी या नहीं थी? तब तो उन्होंने नहीं पूछा। भाजपा के भी नेता जाते हैं। राहुल गांधी के वैनिटी वैन के बारे में तो प्रश्न नहीं हुआ। ऐसे में प्रशांत किशोर चूंकि पदयात्रा कर रहे हैं और वो वैनिटी वैन से चल रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात मैं बता दूं कि वो वैनिटी वैन बीजेपी के एक नेता से उन्होंने उधार लिया है, उस पे पैसे दे करके, प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वैनिटी वैन इस देश में सभी नेता लगभग यूज करते हैं। प्रॉब्लम है इशू बनाना जो कि इशू नहीं है, और आप मेन इशू से उसको भटका रहे हैं कि आखिर बीपीएससी में ऐसी क्या सेटिंग है कि इस बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल, राजद,
राजद तो विपक्ष में है, उसके लिए तो बना बनाया मुद्दा था, तो क्यों उस को नहीं उठा रहा है? सत्य तो यह है कि बीजेपी, राजद, जदयू, ये तीनों बीपीएससी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सबके नेताओं का शामिल है, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। मैंने तीसरी इस बार के भी बीपीएससी के क्वेश्चन भी है, ऐसा लग रहा है कि भांग पी के किसी ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। उन्हें यह पता नहीं है कि मकर रेखा बिहार से गुजरती ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में झारखंड नहीं है और उसके बदले बिहार है। वो गुजरती थी किसी जमाने में जब अनडिवाइडेड बिहार था। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर बनाए जाएंगे जो कि ल्यूसेंट पढ़ के भी कोई आदमी साधारण उत्तर दे सकता है, तो प्रश्न तो उठेगा, क्वालिटी पर उठेगा। और कोई पहली बार नहीं है कि बीपीएससी पर प्रश्न उठा है। इस पूरे आंदोलन को जिस हिसाब से स्टूडेंट अकेले लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को भी उन्होंने कई बार मना किया और फाइनली उन्होंने अनशन भी तोड़ा। तो वो अनशन में भी थे तो वो दूसरी जगह शामिल थे, वो स्टूडेंट के पास गर्दनी बाग जाकर के नहीं गए। अभी भी वो प्रोटेस्ट जारी है, वो सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, उसको सिर्फ स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि वो महिला पत्रकार जिस वेंडेटा के पॉलिटिक्स के साथ आई थी, वो पत्रकारिता तो नहीं कर रही थी। हाँ, टेम्पर लूज करना गलत बात है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन नए नए राजनीति में फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना आदमी कोई परिश्रम कर रहा होगा तो होगा। एवरीवन इज नॉट अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अलग किस्म के आदमी है, वो टेम्पर लूज नहीं करते, वो बाद में बताते हैं। वो सब कुछ हो जाएगा तो एक दिन बाद उस पत्रकार को सबक सिखाते। उस महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया शीश महल के बाद, हाँ, उसको यूरिन तक नहीं करने दिया गया प्रॉपर ढंग से, है, कांस्टेबल साथ में थे। जिस प्रकार का SC/ST एक्ट लगाया गया, वो टीवी वर्ष भारतवर्ष की महिला पत्रकार के साथ, वो होता है काम। अगर वैसे कोई कर सकता है तो ठीक है, प्रशांत किशोर चूंकि नहीं कर सकते तो टेम्पर्ड हो गए। और नीतीश बाबू ने भी पिछले दिनों कुछ कोई फिर से बयान दे दिया। क्या हुआ है नीतीश जी को इस उम्र में? जबान लड़खड़ा जाती है या स्मृति दोष है कुछ? अब कुछ तो दोष है, स्मृति दोष हो जो भी, आपने देखा होगा कि मोदी जी का भी वो कैसे हाथ पकड़े थे। लेकिन स्मृति में एक चीज कमाल की फिट है। अभी भी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि आप पलटेंगे, पत्रकार ने पूछ लिया तो बोला, तुम लोग को यही काम मिलता है जी बात करने का। कह दिए हैं कि हम और मोदी जी साथ में, कितना बढ़िया सरकार का काम चल रहा है। काहे पूछते रहते हो ये सब? वो सब बोल रहा है इसलिए बोलेगा, उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी, मैंने उस पर शो भी किया था आपके चैनल पर, कि स्मृति में कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, कि कुर्सी मेरा है, मैं इंजीनियर हूं, बेटर पैकेज चाहिए अगर मुझे वापस घुमाना है तो। अभी मोदी जी का पैकेज बहुत अच्छा है, हमारे सांसद भी मंत्रालय में है, सेंट्रल मिनिस्ट्री भी मिली हुई है, राज्यसभा में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो क्यों पलटेंगे? अच्छा, कमाल की बात है कि गिरिराज सिंह यहाँ तक क्यों कह रहे हैं नोबेल प्राइज दे दो। कुछ लोग नोबेल प्राइज बोल रहा हूँ, भारत रत्न दे दो। एक एक कदम आगे बढ़ करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारे तो नेता वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जब सब कुछ इतना बढ़िया, अच्छा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपके सामने, जो प्राइमरी फॉर्मूला मेरे पास आया है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं। जी जी। 94 बीजेपी, 97 जेडीयू, 34 एलजेपी, 10 हम और 9 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। और अभी ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट फिक्स्ड है और आप देखेंगे कि मार्च से इसके हिसाब से कौन कहां से सीट लड़ेगा, बस यही सारी चीजें करनी है। तो यहां पर तो जदयू बड़े भाई के भी इसमें दिख रहा है और बीजेपी को आपत्ति भी नहीं है। तो ये तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। राजद में तो मिलना ही नहीं है। जैसे ही अगर महागठबंधन में जाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। यानी आप समझिए कि जदयू और राजद 100 पर जाएंगे तो कांग्रेस कहां रहेगी, लेफ्ट कहां रहेगी, बाकी पार्टियां कहां जाएगी? तो ये भी एक सिचुएशन है। ऐसे में मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा बैलेंस कर रहे हैं जदयू के जो भी नेता नीतीश कुमार के पीछे का खेल देख रहे हैं। जी। और क्या नीतीश बाबू के बेटे के लिए भी सीट की पहचान कर ली गई है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये बात सत्य है कि जदयू के कई बड़े नेता स्वयं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में उतरे और कुछ लोगों के द्वारा उनको ग्रूम भी किया गया राजनीतिक रूप से। ऐसी खबरें आपको पत्रकारिता जगत में सुनने को मिली हैं। किंतु
नीतीश कुमार के बेटे के लिए सेफ सीट की एक दो सेफ सीट नहीं है, कई सेफ सीट है जहां से जदयू किसी भी नाम को उतार देगी तो जीत जाएगी। अब नालंदा से किसी को खड़ा कर देंगे, जीत जाएंगे वो, बाढ़ से भी जीत जाएंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है सच है नहीं, लेकिन अब देखना है कि वो उतरते कब हैं, उतरते हैं या नहीं, वो भी देखने लायक बात होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं अभी ये भी तो नहीं कि जब तक मैं रहूं तो कोई राजनीतिक रूप से जो है उसको ऐसे नहीं, क्योंकि मनीष जी को भी उत्तराधिकारी ही बना उन्होंने बताया है, जो कि आईएएस भी रहे थे और अभी वो देख रहे हैं जदयू में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, तो देखना पड़ेगा ये सब। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, बिहार की पॉलिटिक्स पर, घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।